हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार सागर आज आपके लिए लाया हूँ एक टॉपिक लोकल विंड्स स्थानीय पवनें। हाल के वर्षों में या हाल के समय में देखा गया है कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं या होती रहती हैं, उनमें कहीं ना कहीं यह प्रवृत्ति पाई गई है कि एक न एक क्वेश्चन स्थानीय पवनों के आधार पर पूछा जाए, या उनकी विशेषताएं पूछ लेगा, या फिर किस स्थान से या किस देश से संबंधित है, या फिर ये पूछ लेता है कि दिशा क्या है, या फिर पर्वतीय आधार के ऊपर पूछ लेता है। वास्तव में आजकल जो इतनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती जा रही हैं, उनमें एक अलग प्रवृत्ति पाई जाती है, एक अलग क्वेश्चन की नेचर पाया जाता है। इसलिए हम आज आपके सामने लाए हैं स्थानीय पवनें, एक टॉपिक जिसके माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि आपकी परीक्षाओं में जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं या फिर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उनको सरलता से हल किया जा सके। यह आपको अत्यधिक लाभदायक टॉपिक होने वाला है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बात करते हैं स्थानीय पवनों की। तो क्या होती हैं स्थानीय पवनें, क्या हैं? वास्तव में स्थानीय पवनें किसी विशेष क्षेत्र में चलती हैं। जैसे मान के चलिए आप रह रहे हैं किसी ज़िले में, तो उस ज़िले या आप जिस गांव में, गांव का जो हो जाएगा वो सूक्ष्म स्तर पर हो जाएगा, लेकिन एक वृहद भी ना होकर, किंतु एक क्षेत्र विशेष में जो पवनें चलती हैं वही क्या कहलाती हैं? स्थानीय पवनें। इनकी उत्पत्ति स्थानीय वायु दाब की विविधता, मतलब ऐसा मान के चलिए ये कोई क्षेत्र हो गया, यहाँ पर जल हो गया, और ये हमारे क्या है, मकान हो गए। तो यहाँ का इस समय ये सन है, ये आया, ये आया, ये आया। क्या होता है कि दिन में जो स्थल भाग होता है वो अधिक तप्त हो जाता है, अधिक सूर्य तप को क्या करता है, अवशोषित करता है, अवशोषण करता है। किंतु जल अवशोषण तो करता है, लेकिन वह क्या करता है, उस तापमान को अपने नीचे की परतों में क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। और कुछ जल की गुप्त ऊष्मा भी अधिक होती है, अतः उसको ग्रहण करने में भी अधिक तापमान अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए पाया जाता है कि स्थल का तापमान दिन के समय अधिक हो जाता है, किंतु किंतु जलीय भाग का तापमान इतना अधिक नहीं होने पाता है, टेम्परेचर कम बना रहता है। इसलिए जब टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर वायु ठंडी होगी, वायु ठंडी इसके ऊपर जलीय सतह के ऊपर वायु ठंडी होगी, वायु ठंडी होगी तो वो क्या होगी, कम क्षेत्र घेरेगी, कम क्षेत्र घेरेगी तो उसका क्या होगा, वायु दाब, प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। और यहाँ पर टेम्परेचर, इसकी जो सतह है वो संवहनीय धाराओं के आधार पर, इसकी हम आगे बात करेंगे, संवहन विकिरण एवं वे जो होता है संवहन विकिरण और चालन, इसकी हम आगे बात करेंगे। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर ये इसकी जो परतें हैं सतह पर चालन विधि से गर्म हो जाती हैं। चालन ठोसों का गुण होता है, ठोसों में जो मतलब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो चालन विधि से होता है। तब यहाँ पर हाई प्रेशर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। तो आप ये भी जानते हैं कि पवनों की जो प्रवृत्ति होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है। अतः यहाँ पर क्या हुआ, जनरेट हुआ लो प्रेशर, और यहाँ पर क्या हुआ, हाई प्रेशर। तो यहाँ से जो पवनें चलेंगी ये ऐसे चलेंगी दिन के समय में, किंतु रात्रि में इनकी प्रवृत्ति मतलब परिवर्तित हो जाएगी, या परिवर्तित कहें या फिर विपरीत हो जाएगी।
खैर इस चीज़ को आगे देखते हैं। तो हमने बात की स्थानीय पवनें क्या होती हैं। ये एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं और किस कारण चलती हैं, विविधता, आर्द्रता और तापमान। आर्द्रता क्या होती है, वायु में जो भी नमी होती है वही आर्द्रता होती है। आर्द्रता मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, उसे अगले टॉपिक में या कहीं अन्य में चर्चा करेंगे। इनकी उत्पत्ति का कारण क्या होता है, इनकी उत्पत्ति भौतिक अवरोधों के कारण भी हो सकती है और जो हमने ऊपर बताए विविधता, आर्द्रता आदि से भी होती है। क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे, या फिर इसका महत्व क्यों हो जाता है परीक्षाओं में। तो वास्तव में इनका जो प्रभाव होता है नहीं, वह किसी क्षेत्र के, कोई ऐसा मान के चलो क्षेत्र है, यहाँ पर घर भी हैं, यहाँ पर समाज निवास करता है और यहाँ पर आर्थिक क्रियाकलाप भी होते हैं, सांस्कृतिक इनकी एक संस्कृति भी है। अतः इन पवनों का जो प्रभाव होता है इनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्रियाकलापों पर होता है, जिसके चलते ये अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसलिए हम संक्षिप्त विवरण इनका यहाँ देखेंगे। स्थानीय पवनें 2 प्रकार की होती हैं। पवनें टाइप्स ऑफ लोकल विंड्स, कितने 2। स्थायी पवनें एंड अस्थायी पवनें। स्थायी पवनें ये कितने प्रकार की हो जाती हैं, ये भी 2 प्रकार की हो जाती हैं। पहली हो जाती है यहाँ पर सागर समीर या फिर सी ब्रिज, एंड दूसरी हो जाती है थल समीर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सागर समीर, या इसे ही कहते हैं, कहते क्या है स्थल समीर, क्योंकि ये रात्रि में स्थल से जल की तरफ और दिन के समय जल से स्थल की तरफ प्रवाहित होती है। दूसरी हो जाती है हमारी घाटी समीर, घाटी समीर। अब घाटी है, ऐसा मान कर चलो, घाटी क्या क्षेत्र होता है, किन्हीं पर्वतीय भाग में पाया जाने वाला बीच का क्षेत्र घाटी कहलाता है। मतलब ये क्या हो गया, 2 पर्वत हैं, ये पर्वत बना दिए, और ये जो बीच का क्षेत्र है ये क्या है, घाटी। तो क्या होता है, दिन में तो ये गर्म हो जाते हैं और इसकी जो वायु होती है यहाँ गर्म होकर क्या होती है, मतलब उसको अपलिफ्टिंग होती है, ऊपर उठती है, और दिन में रात्रि के समय नीचे बैठ जाती है। आगे देखेंगे इसे। घाटी समीर को क्या कहेंगे हम, पर्वत समीर, क्योंकि एक बार ये पर्वत से और एक बार घाटी से ऊपर चली गई। अस्थायी पवनों में कौन कौन सी आ जाती हैं हमारी, गर्म और ठंडी। अत्यधिक जो महत्वपूर्ण है ये है, ये चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, उन सभी में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है इनके आधार पर। ये भी एक कमाल की बात है कि अभी तक यूपीएससी ने मेंस में, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, किंतु ये आज के समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं, जिससे इनसे प्रश्न पूछने के चांसेस बहुत अधिक बन जाते हैं। अब हम एक एक को चलते हैं लेकर। सागर समीर है, हाँ बात कर लेते हैं स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें क्या होती हैं, 24 घंटे में नहीं, 24 घंटे में मतलब अपनी दिशा को उत्क्रमित कर देती हैं। ऐसा मान के चल लो, पहले ये ऐसे चल रही हैं फिर ऐसे चलेंगी 24 घंटों में 2 बार, फिर ऐसे फिर ऐसे। यही देखने को मिलेगा हमें सागर में, यही मिलेगा हमें घाटी समीर में, जबकि ये अलग है, अस्थायी है, इनमें ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। पहले चलते हैं हम सागर समीर।
स्थल समीर। ठीक, तो हमने आपको बताया ये दिन के समय तटीय क्षेत्रों में स्थलीय भाग अत्यधिक गर्म हो जाता है। ये जानते ही हैं आप दिन के समय क्या, जैसे यहाँ पर ऐसा मान के चल लो, एक हम चित्र ड्रॉ कर देते हैं। ये आ गया, ये जलीय क्षेत्र है, ये स्थलीय क्षेत्र है, यहाँ कोई पेड़ उड़ बन गया। तो दिन के समय ये क्या हो जाता है, बहुत अधिक गर्म हो जाता है सूर्य तक प्राप्त कर कर, क्योंकि इसकी अवशोषण क्षमता जल की तुलना में अधिक है तो, किंतु ये अपनी परतों को नीचे तापमान क्या कर देता है, प्रदान कर देता है, जिससे यहाँ का तापमान अधिक हो जाता है और अधिक होने के कारण ये यहाँ पर प्रवाहित होने लगती हैं। किंतु रात के समय में क्या होता है, ये अपने ये ये भी होता है कि मतलब जो ज़्यादा अच्छा अवशोषक होता है वही सबसे अच्छा उत्सर्जक भी होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये यहाँ से रात्रि में क्या कर देता है, अपनी ऊष्मा को विमुक्त कर देता है वायुमंडल में। लेकिन ये क्या करता है, इसकी गुप्त ऊष्मा अधिक है, ये धीरे धीरे करता है, तो रात्रि के समय स्थल की तुलना में ये गर्म बना रहता है। रात्रि में ये गर्म, जबकि ये ठंडा हो जाता है रात्रि में। तो रात्रि में इससे पवनें उठेंगी और यहाँ क्या है, सॉरी हमने कुछ अभी उल्टा बता दिया, दिखा था कि दिन में ऐसा नहीं, ये रात्रि में क्रिया होगी। दिन में क्या, यहाँ गर्म ज़्यादा होता है दिन में, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, लो प्रेशर, और यहाँ ठंडा होता है, ये क्या बन जाता है, हाई प्रेशर। तो दिन के समय ये पवनें यहाँ को चलेंगी, लेकिन रात में यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ लो प्रेशर मतलब हाई प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि स्थल ठंडा हो जाएगा जल की तुलना में, और यहाँ क्या बन जाएगा, लो प्रेशर, क्योंकि ये गर्म हो जाएगा, वायु ऊपर उठेगी। तो यहाँ से ये जो लो प्रेशर से पवनें हैं, मतलब हाई प्रेशर से जो पवनें हैं, ये यहाँ पर जो पवन है जो इस दिशा में गतिमान हो जाएगी। तो ये जो सारी क्रिया है सागर समीर और स्थल समीर को जन्म देती है। स्थल और जल के विभेदी तापमान के कारण अपने समीपस्थ ये हो गया महासागरीय भाग की तुलना में अधिक गर्म होता है। कौन, स्थलीय भाग। अतः स्थलीय भाग से वायु आरोहित मतलब ऊपर उठेगी, होकर सागरीय सतह पर अवरोहित मतलब नीचे बैठ जाती है। ठीक, वायुदाब प्रवणता के अधीन पवनें सागर से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं और जिसे सागर समीर कहा जाता है। ये जो होगी सागर से स्थल की ओर जो पवनें चली हैं, ये क्या हो गई, ये होगी हमारी सागर समीर, और ये क्या होगी हमारी, जो रात्रि के समय कहाँ से चलेंगी, स्थल से जलमंडल की तरफ, तो ये हो जाएंगी हमारी स्थल समीर। आई होप कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। इनका लाभ क्या होता है कि मतलब ये प्रतिदिन इसी प्रकार की क्रिया करती रहती हैं, और जिस वजह से यहाँ का मौसम सदैव क्या बना रहता है, एक समान बना रहता है, जिससे यहाँ के दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी बहुत ही कम होता है। तापांतर मतलब ऐसा मान के चलिए, अगर दैनिक तापांतर लें तो रात सुबह के 4 से 5 बजे का टाइम लेते हैं और दोपहर के 2 बजे का टाइम। 2 बजे ये कोई रेखा है, मान के चलो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, तो इस बिंदु पर जो टेम्परेचर है मान के चल लो 25 डिग्री सेल्सियस है। किस समय, ये है हमारा टेम्परेचर कितने बजे, 2 बजे, 2 PM। देन अब इसी बिंदु का जो टेम्परेचर होगा रात्रि में मान के चल लो 30 डिग्री सेल्सियस है। किस समय, टेम्परेचर 5 AM। इसका रीज़न है कि 2 और 5 क्यों लेते हैं, जबकि सूर्य की किरणें तो 12 बजे लंबवत होती हैं दिन में, और रात्रि में भी 12 बजे सर्वाधिक उत्सर्जन होता है। इसका रीज़न है, बताएंगे आप किसी अगली एपिसोड में। तो इसका जो तापांतर होया वो 5 डिग्री सेल्सियस होया। तो ये तापांतर होता है
स्थलीय और सागरीय क्षेत्र में वो बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इस चीज़ को हमने समझ लिया। और इसका जो लाभ होता है वो मत्स्यन के मामले में होता है, मत्स्यन उद्योग में, क्योंकि जो मछुआरे होते हैं दिन के समय तो क्या होती है, यहाँ से पवने स्थल मार्ग से, मतलब जलीय स्थल मार्ग से कहाँ चलती हैं? जलीय मार्ग के समय, सुबह 5 बजे कहा नहीं मैंने, उसी समय। लेकिन रात्रि में क्या होती है? जल से स्थल की तरफ या फिर स्थल से जल की तरफ। अब बात कर लेते हैं घाटी समीर और पर्वत समीर की। तो जो घाटी समीर और पर्वत समीर होते हैं, घाटी समीर एंड पर्वत समीर, तो इनका भी यही वो होता है, जैसे मैं हमने बताया आपको कि पर्वतीय भागों में दिन के समय जो है क्या होता है, ढाल के क्षेत्र सूर्य तप का अधिक अवशोषण कर गर्म हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ढाल क्षेत्र मतलब जैसे ये है एंड ये है, ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, तो ये क्या होंगे, सूर्य तप का अधिक प्राप्त करेंगे, अधिक गर्म हो जाएंगे, और गर्म होकर क्या करते हैं, इनसे चिपकी हुई वायु आरोहित होती है, मतलब ऊपर उठती है दिन के समय में। अब ये पवन उठी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये बैठ जाएगी, तो यहाँ पर क्या कैसी दशा हो जाएंगी, हाई प्रेशर की। अब हाई प्रेशर हुआ तो ये ऊपर को उठाएगी इनको पवनों को, ये ऐसी, तो यही क्रिया क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम, घाटी समीर। नहीं, ये कौन सी पवनें हैं, घाटी समीर। इनका दूसरा भी नाम होता है एक एनाबेटिक। ये अच्छा प्रश्न बन जाता है, एनाबेटिक पवन। ठीक। अब जैसे ही संध्या के समय सूर्य ढलता है तो क्या होता है, ये जितनी जल्दी गर्म हुए थे उतनी जल्दी क्या हो जाते हैं ठंडे हो जाते हैं, और नीचे की वायु क्या होती है, इसकी अपेक्षा अभी ठंडी बनी रहती है, जिससे मतलब ठंडी नहीं, गर्म बनी रहती है। अब ये तो हमारी क्या होगी, ठंडी। तो रात को जो ठंडी वायु है, इसके सहारे जो लगी हुई ठंडी वायु है, वो क्या होगी, नीचे अवतरित होगी। ठीक, नीचे क्या होगी, अवतरित नहीं, नीचे उतरेगी। नीचे उतर कर क्या होगी, वो यहाँ पर बैठ जाएगी घाटी में। तो घाटी में बैठ जाएगी तो गर्म वायु जो है इसके ऊपर आ जाएगी। यदि इस गर्म वायु में आर्द्रता है तो ये ऊपर उठ के क्या करेगी, वर्षा कर देगी। कहाँ, पर्वतीय ऊपरी भागों में, पर्वत के ऊपरी ढाल में, यहाँ पर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, फिर इसकी गति इस तरीके से हो जाएगी। ये पवन मतलब ये है कोई पर्वत, ये तो रात्रि के समय ऐसे ये और यहाँ से जो गर्म वायु उठी है ये यहाँ पर अवतरित होगी, ये जो गर्म वाली यहाँ पर, तो ये क्या चलते जाएगा, यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी पर्वतीय समीर, क्योंकि पर्वत के ढालों से चल रही है। इनका भी अत्यधिक प्रभाव होता है, क्योंकि घाटी में आपने देखा होगा यहाँ पर घर नहीं होते हैं, यहाँ पर अधिक घर होते हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत गिर जाता है रात्रि के समय। रेस्टोरेंट और पर्यटन संबंधी सामग्रियाँ जितने भी हैं वो यहाँ मध्य में पाए जाते हैं या फिर ऊपरी भाग में होते हैं। अब बात करते हैं हम अस्थायी पवनों की या असामयिक। इनका एक नाम है सामयिक पवनें, ये हो जाएगी हमारे सामयिक, और ये हो जाएगी क्या, असामयिक। ये सब भाई पूछे जाता है, असामयिक पवन कौन सी, सामयिक पवन कौन सी है। तो असामयिक पवनों में इनमें इनकी क्या विशेषता थी कि ये 24 घंटे में एक बार इधर अपनी दिशाओं को उत्क्रमित कर देती हैं, किंतु अस्थायी पवनों में ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक दिशा से उसी दिशा में
प्रवाहित होती हैं। ठीक है, ये हमने देखा कि एक होती हैं गर्म पवनें और एक होती हैं ठंडी पवनें। तो हमें केवल किनका अध्ययन करना है, गर्म और ठंडी का। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सेगमेंट हो जाता है किसी भी परीक्षा के नज़रिए से। तो इसमें सबसे पहले ले लेते हैं हम चिनूक। चिनूक, ठीक है, चिनूक गर्म पवनें, ये ले ली हमने गर्म पवनें। तो चिनूक क्या है, एक गर्म पवन है और कहाँ पाई जाती है, यूएसए में। यूएसए में कहाँ, रॉकी पर्वतों के क्षेत्रों में। चिनूक का अर्थ क्या है, चिनूक का अर्थ होता है, यह एक रेड इंडियन भाषिक शब्द है। मतलब रेड इंडियन की भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बर्फ का भक्षण करने वाली या करने वाला, बर्फ का भक्षण करने वाली। तो इसका मतलब ये जो भी है बर्फ से संबंधित है और बर्फ को खाएगी, भक्षण करेगी। अब ये जरूरी नहीं कि खाना होगा, उसको ईटिंग नहीं। और इसका जो समय होता है, समय क्या होता है, मतलब चलने का समय क्या होता है, वो दिसंबर टू मार्च होता है। ठीक है, दिसंबर टू मार्च होता है। और दिशा क्या होती है इसकी, इसकी दिशा होती है पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, मतलब वेस्ट टू ईस्ट। सॉरी। अगर मैं नॉर्थ अमेरिका का मैप ड्रॉ करूँ ऐसे ही, बस मैप ही समझना, तो ये हो गया, 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 ये, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला फैली हुई है, रॉकी। ठीक है, तो ये पवनें जो चलती हैं इधर से चलती हैं, इस वाले ढाल से, पश्चिमी ढाल से, पश्चिमी ढाल से चलती हैं। और पश्चिमी ढाल से चलने के बाद क्या होता है कि ये जब नीचे उतरती हैं, नीचे उतरती हैं, तो यहाँ पर बर्फ़ जमी होती है इस साइड, इधर। इसका रीज़न बताएंगे इधर क्यों नहीं है, क्योंकि जो व्यापारिक पवनें हैं और पछुआ पवनें हैं वो इस दिशा से चलती हैं, इस दिशा से, और व्यापारिक पवनें इस दिशा, पूर्वी से। इस रीजन में आगे बात करेंगे, क्या जलवायु प्रदेश के संदर्भ में होता है सारा। तो ये गर्म वायु होती है, रगड़ खाकर जैसे पर्वतों पर होती है, तो रगड़ खाकर गर्म हो जाती है, और जब नीचे उतरती है तो यहाँ का जो तापमान होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन जैसे ही नीचे उतरती है तापमान बढ़ा देती है, सिंपल सी बात है, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, बर्फ पिघलेगी। तो जिस संदर्भ में इसे बर्फ भक्षण या फिर चिनूक पवन कहा जाता है। इसके लाभ बहुत हैं, इधर वर्षा भी कर देती है यदि इसमें नमी हो, और जहाँ की बर्फ़ पिघलाकर, जो यहाँ पर प्रेरी घास के मैदान है, प्रेरी मध्य में होते हैं ना, इधर इस साइड में, इसका भी रीजन है क्यों है, इधर क्यों नहीं है, इधर क्यों है, इधर सारे मरुस्थल इधर ही क्यों होते हैं, अधिकतर जो होते हैं सामान्यतः। तो प्रेरी जो घास के मैदान है उनकी बर्फ हट जाती है, जिससे एक कोमल घास हो जाती है, चारागाह का विस्तार हो जाता है और पशुपालन के लिए अनुकूल दशाएं बन जाती हैं, जिससे क्या आर्थिक उन्नति हो सकती है। इसी प्रकार एक फोन कहाँ चलती है, यूरोप में। फोन, ये भी गर्म पवन है। फोन नामक पवन भी यूरोप में चलती है। ये इसका क्या काम होता है, ये आल्प्स पर्वत है। आल्प्स पर्वत कुछ ऐसे हैं, जैसे मैं यूरोप का नक्शा ड्रॉ करूं तो यार ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ये नूकर के इस तरह से, और ये ऐसा चलेगा इस साइड में, ये आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर छोटे छोटे ये देश हैं, तो यहाँ पर जैसे आल्प्स है तो इस दिशा से चलती है, उत्तर की दिशा से, ठीक है, इस दिशा से चलेंगी। तो इधर की क्या होगी, जैसे ही ऊपर चढ़ेंगी पर्वतों पर तो अवरोहित होती हैं, अवरोहित होकर क्या, घर्षण के कारण इनके तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। इसके कारण इधर जर्मनी है, जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी की बर्फ को पिघला देती है।
इन गर्म पवनों से एक दिन में 15 सेंटीमीटर बर्फ की परत पिघल जाती है। 15 सेंटीमीटर बर्फ की परत पिघल जाती है, ठीक है। और इसकी मुख्य विशेषताएं यही हैं। और अगर देखते हैं तो देख लेते हैं, इनकी तुलना चिनुक पवनों से की जा सकती है। सामान्यतः शीत ऋतु के अंत तथा बसंत ऋतु में चलती हैं। अब बर्फ पिघली है, वही सब कृषि कार्य और अंगूर की फसल को ज़्यादा लाभ पहुंचाएगी। इसके कारण, इस वाली फोन के कारण स्विट्जरलैंड में घाटियाँ बर्फ मुक्त रहती हैं, क्योंकि बर्फ पिघला देगी, जिससे क्या होगा, वहाँ सुहावना मौसम बनेगा। इस वजह से इसे जलवायु मरुद्यान कहा जाता है, जलवायु मरुद्यान। क्योंकि आप भी बताओ, एक क्षेत्र है ये, ठीक है, एक है ये मान के चल लो क्षेत्र है, एक बीच का क्षेत्र है। यहाँ पर सूखा है सब कुछ, या फिर यहाँ पर सब में बर्फ है, लेकिन यहाँ पर हरियाली, अनुकूल दशाएं, मनमोहक दृश्य है। तो ये क्या हो जाएगा, उद्यान, गार्डन की तरह फील होगा नहीं। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड का मरुद्यान, ठीक है। ये क्या कहा जाता है, स्विट्जरलैंड का मरुद्यान। अब आ जाती है हमारे पास जोंडा। कौन सी पवन, जोंडा भी एक गर्म पवन है। यह गर्म और शुष्क पवन एंडीज पर्वत जो दक्षिणी अमेरिका होती है, ऐसा है। नौकर का ये हो गया एंडीज। तो यहाँ पर ये भी प्रवाहित होती है ढाल अर्जेंटीना में आ जाती है। और एक मुख्य हो जाती है सांता आना। यह दक्षिणी कैलिफोर्निया और सेंट आना घाटी में प्रवाहित होती है। यह मृदा से नमी को समाप्त कर देती है, अतः यह जलवायु प्रकोप कहलाती है। क्योंकि यहाँ बागवानी फसलों एवं कृषि की जो अनुकूल भूमियाँ थी वो क्या होती हैं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। अतः इसे वहाँ डस्ट डेविल भी कहा जाता है, क्योंकि ये धूल भरी आंधियाँ लाती हैं। जापान में इसी प्रकार की पवन को टामी कहा जाता है। तो ये आपको पूछ लेगा कि सांता आना जैसी पवनों को जापान में क्या कहा जाता है, टामी, ठीक। और हरमट्टम, ये भी रेगिस्तान है। हाँ, ये हरमट्टम सही है, हरमट्टम, इसको हम समझा देते हैं, हरमट्टम। तो ये सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व से प्रवाहित होती है। और यह गर्म शुष्क रेत भरी पवन होती है। जब यह गिनी तट कहाँ पहुँचती है, गिनी तट पर पहुँचती है, तो क्या करती है, तीव्र आर्द्रता को अवशोषित कर लेती है, जिससे यहाँ के निवासियों को राहत मिलती है। भाई बहुत ज़्यादा आर्द्रता तटीय क्षेत्र में, तो आप वैसे ही जैसा मैंने पहले बताया था कि पवनीय मतलब स्थलीय समीर और जलीय समीर के कारण क्या हो जाती है, आर्द्रता बहुत अधिक चिपचिपा होता है शरीर सारा, पसीना भी अवशोषित नहीं होता पाता सही प्रकार से। तो यहाँ की जो आर्द्रता युक्त वायु है उसको शुष्क कर देती हैं, जिससे यहाँ पर एक अच्छा मौसम फील होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिस वजह से इस पवन को कहा जाता है डॉक्टर पवन, क्योंकि डॉक्टर की तरह ट्रीट करता है। क्योंकि अधिक आर्द्रता के कारण क्या होता है, वहाँ पर बीमारियों का ज़्यादा प्रकोप होता है। इस वजह से जब ये जाती है मौसम को अच्छा कर देती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है, तो इसे डॉक्टर पवन कहा जाता था। पूछ लेगा कि किस पवन को डॉक्टर पवन कहा जाता है, तो ये हो जाएगी हमारी हरमट्टम, डॉक्टर पवन। याद रखना इस चीज़ को। इसी प्रकार सिराको है, यह गर्म और शुष्क पवन सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होती है। और भूमध्य सागर से क्या प्राप्त करती है, आर्द्रता। और दक्षिणी इटली में वर्षा भी करती है इसी आर्द्रता से। और भाई तभी वर्षा होगी जब प्रचुर मात्रा में आर्द्रता वायु में उपस्थित हो। किंतु जैसे ही इटली में सहारा मरुस्थल से लाई गई है लाल धूल भी गिराती है, कहाँ, इटली में, तो अतः इसे रुधिर वर्षा, रक्त वर्षा भी कहा जाता है।
यहाँ भूमध्य क्षेत्रों में वनस्पतियों व फसलों को नुकसान पहुँचाती है। इससे अंगूर व जैतून की फसल को हानि पहुँचती है। और इसे निम्न नामों से भी जाना जाता है। निम्न बोले तो जैसे मिस्र में खमसिन, किसे, सिराको को। ये नाम तो भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको रट लीजिए, पानी के साथ घोल के पी लो भाई, कुछ भी करो याद करो इसे। मिस्र खमसिन, खमसिन जबानी, अरे यार गाना याद आ रहा, गाना नहीं। लीबिया में गिबली, क्या मस्त है, गिबली, गिबली, लीबिया गिबली याद कर सकते हैं आप कैसे। बिल है नी, बली, बिल बली, लीबिया लीबी है नी, यो बैली गिबली, ठीक है। और ट्यूनीसिया में चिली, ट्यूनीसिया में क्या कह रहा है कि चिली, ठीक। अरब मरुस्थल में, यार राइटिंग पे मत जाना, सिमोन कहलाती है, सिमोन, ठीक। और लू तो भाई आपको जानते ही हो, लू भारतीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित इसी से होता है। और कहें तो मम्मी जी बचपन में कहा करती थी, बेटे गर्मियों में दोपहर में नहीं जाते अन्यथा लू लग जाएगी और आप काले हो जाओगे। ये काला कब दिन किस दिन छूटेगा मेरे दिमाग से, मैं भी रंग भेद का शिकार हो गया दिखे हूँ। अप्रैल मई में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन को ही क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। ये पाकिस्तान और भारत में प्रभावित होती है। इसकी सर्वाधिक तीव्रता पंजाब और बिहार के क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब उनके मध्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में तो मस्त रहेगी। दिल्ली और पटना के बीच होती है, ठीक। नार्वेस्टर में इस जैसी पवन को न्यूजीलैंड में नार्वेस्टर कहा जाता है और यूएसए में ब्लैक रोलर। इसी प्रकार की लू शुष्क और धूल भरी आंधी ईरान में शामिल है। अब देखते हैं हम ठंडी पवनें, अपनों का ये काम हो गया समाप्त। अब क्या चलते हैं हम, ठंडी पवनें। तो ठंडी पवनें हमारी हो जाएगी एक मिस्ट्रल, यह ठंडी और शुष्क पवन स्पेन तथा फ्रांस को प्रभावित करती है। बोरा, कौन सी, मिस्ट्रल, ठीक। बोरा ये देखनी होंगी अपनों को, और ब्लिजर्ड, ठीक। वर्गा है, 22 है, लेवेंटर है, लेवेंटर स्पेन, और पैम्प्रो साउथ अमेरिका। मिस्ट्रल की तो बात कर ली है, स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है। बोरा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी भाग को प्रभावित करती है। कहाँ करती है, एड्रियाटिक सागर, ये कहाँ है, यूरोप में, ठीक है। आप जहाँ देखेंगे बाल्कन प्रायद्वीप और सोफिया उससे नीचे त्राना। और इसी प्रकार के ब्लिजर्ड, यह भी ध्रुवीय हिम झंझावत होता है। झंझावत क्या होता है, बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग तूफान की तरह आने वाले। हिमपात के लिए उत्तरदायी होती है। साइबेरिया में इसे बुरान कहा जाता है, साइबेरिया का जो शीत मरुस्थल है उसमें इसे बुरान कहा जाता है। 22 फ्रांस में 22 कहा जाता है, और स्पेन में लेवेंटर, साउथ अमेरिका में पैम्प्रो। ये जितनी भी मुख्य पवनें थी ये आपको करा दी गई हैं। और अगर आपने और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक यूट्यूब के माध्यम से प्रदान करते रहें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो या लेक्चर सॉरी आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि आपके लिए तनिक छोटा सूक्ष्म स्तर पर भी ये मददगार हुआ तो प्लीज़ लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।